तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज का टॉपिक है बायोलॉजी का, जो कि फर्स्ट चैप्टर कोशिका का है। और एक बात बता देते हैं कि हम लोग सीजी लेके आ रहे हैं, जिसमें साइंस आर्ट्स का चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन क्लास चलेगा। और एक कम समय में ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा टॉपिक पर बात होगा। तो आज का टॉपिक है सेल, कोशिका। सेल, तो हम जानते हैं कि जो मानव का शरीर है उसका संरचनात्मक मतलब सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कण है, उसे कोशिका कहते हैं। मतलब कोशिका से शरीर का निर्माण होता है। जैसे शरीर का सबसे छोटा कण कोशिका होता है, उसी प्रकार इसे मतलब कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग, अंग से शरीर पूरा बनता है। तो कोशिका को जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत सारा टॉपिक है जो एग्ज़ाम के मेथड से बहुत महत्वपूर्ण है। सब टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो कोशिका चैप्टर, कोशिका हमारे जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका अगर पृथ्वी पर एडजस्ट नहीं करता तो हम लोग भी पृथ्वी पर एडजस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर वो जीव जो बहुकोशिकीय है वो सारी कोशिका से बना होता है। मतलब एक कोशिकीय भी कोशिका से बना होता है, बट बस जितने भी चीज़ जिसे हम देख पाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, एनिमल, सब वगैरह वगैरह सब कोशिका से बने होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। या वैसे कोशिका का ये आकार बहुत सारा है, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी, बहुत सारा अनियमित कार, बहुत आकार का कोशिका। इसमें बहुत प्रकार का एंजाइम भरा रहता है, पदार्थ जो कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। कोशिका तो यह अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं तथा कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। मतलब दोनों, जैसे कार्बन रहता है उससे कार्बनिक, जैसे कार्बन नहीं रहता अकार्बनिक। कोशिका का आकार किसी, जैसे ये गोलाकार है, कोई अंडाकार रहता है, कोई बहुभुजी रहता है, उसका आकार आकृति किस पे निर्भर करते, उसका उपत्ति। तो इसके साथ कहता है कार्य पे। अगर कोशिका का कार्य पाचन करना, भोजन को पचाना, तो उसी प्रकार का कोशिका उसमें रहेगा जो भोजन को पचा सकता है। अगर आँख की कोशिका का आँख का कोशिका में वैसे प्रकार की कोशिका रहेगा जो कि देखने में मदद कर सकता। हाथ में ऐसा कोशिका रहेगा जो कि पकड़ने या किसी चीज़ में मदद कर सकते, वैसे कोशिका रहता है। तो इसका कार्य पर ही आकृति और मतलब जितना कार्य रहता है ना, उसी पे आकृति निर्भर करता है। जी बहुत प्रकार के जीव होते हैं, इसमें सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा कोशिका जान लेते हैं। तो सबसे छोटा कोशिका, इसमें मस्तिष्क में रहता है, सेरिब्रम में ग्रेन्यूल कोशिका रहता है, ग्रेन्यूल कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका इस तो पता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, तो बचपन में पढ़े थे, शुतुरमुर्ग का अंडा। और संसार शरीर का, मतलब शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? शरीर का सबसे बड़ा, मतलब शरीर है मानव शरीर, उसका सबसे बड़ा कोशिका कौन है? यह ओवा। सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र। मतलब सबसे छोटा कोशिका संसार शरीर में वो ग्रेन्यूल कोशिका है। कॉपी कलम लेके चलिएगा, अगर कोई टॉपिक
रिवीजन के टाइम पे बहुत सारा टॉपिक याद रहता है और बहुत सारा टॉपिक को भूल जाते हैं, तो जो याद रहता है उसको छोड़ दीजिएगा संभवतः, और जो याद नहीं रहेगा उसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका ओवा होता है। सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। और सबसे छोटा मानव शरीर का सबसे छोटा मानव शरीर में सबसे छोटा स्पर्म या शुक्राणु भी कहते हैं, शुक्राणु कोशिका। अब जान लेते हैं कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल पढ़ रहे हैं, तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। जीव जंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय वह होते हैं जो आँख से दिखाई देते हैं। एक कोशिका वह है जो आँख से नहीं दिखाई देते हैं और एक ही कोशिका में सब क्रिया हो जाता है, जैसे पाचन, बुलना, सब श्वसन, सब एक ही कोशिका में संपन्न हो जाता है। इसमें बोलने के लिए सिलिया तथा फ्लैजेला रहता है। सिलिया तथा फ्लैजेला एक प्रचलन अंग रहता है जिसके कारण ये बोलता है। और सब एक कोशिका में, सब कार्य एक ही कोशिका से होता है। और बहुकोशिका में तो सब देख ही रहे हैं, बहुत सी कोशिका जानवर, बहुत सारा जीव जो हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सब बहुकोशिकीय हैं। तो इसकी संख्या किस पे डिपेंड करता है। संख्या मतलब कितना संख्या होगा एक जीव में, इसका डिपेंड करता है उसका आकार पर, कि उसका आकार कितना। अगर वह बहुत बड़ा आकार का है तो उसमें कोशिका की संख्या बहुत ज़्यादा होगा। वह बहुत छोटा आकार का है तो उसमें कोशिका की संख्या बहुत कम होगा। तो यही है, ये हो गया। अब कोशिका को पढ़ते हैं। कोशिका को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। विकास क्रम मतलब कैसे पता चला वैज्ञानिकों को कि हमारे शरीर में क्या है, कि किस चीज़ का बना। तो इसका शुरुआत होता है 590 AD में, 590 ईस्वी में, जिसमें H. जॉनसन तथा Z. जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। जैसे किसी चीज़ को देख पाएंगे तभी ना उसका पढ़ पाएंगे कि क्या किस चीज़ का है, किस चीज़ का निर्माण। तो सबसे पहले ये कोशिका मतलब सूक्ष्मदर्शी का इसने बनाया था, H. जॉनसन और Z. जॉनसन, जो कि 1590 ईस्वी में था। फिर थोड़ा सा ये दोनों क्या थे, मतलब ये दोनों कार्य करते थे, दर्पण बिखरते थे, जैसे दर्पण बेचते थे। फिर है 1665 ईस्वी में, ये तो सबको पता है, बुतरों में पढ़ते हैं, नोमा में पढ़ते हैं, कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। बट ये रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो मृत था। और ये खोया कहाँ था, तो जो पेड़ के छाल रहता है ना, उससे ही बोतल का ढक्कन बनता था। तो इसका खोज बोतल का ढक्कन में मतलब पतला पतला काट के किया था, जो मृत था। और सेल इसी रॉबर्ट हुक ने ही नामकरण दिया था। सेल एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा, छोटा कमरा। ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया था, कोशिका मृत हुआ था। और वो कॉर्क सेल, जैसे बोतल ढक्कन बंद करते उसका कॉर्क था, और उसको नाम दिया सेल। इसका अर्थ होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, सेल लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा होता है। फिर आया 1683 ईस्वी में, 1683 ईस्वी में, जिसमें लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। तो किसे कहेंगे मृत और किसे कहेंगे जीवित, ये अभी पता चलेगा। कैसे हम जानेंगे कि कोशिका जीवित है, कौन कोशिका मृत है। तो इसका जवाब है, इसमें जो द्रव पदार्थ रहता है जीव द्रव कहते हैं। मतलब अगर ये है जीव द्रव, अगर तरल पदार्थ में है तो जीवित कोशिका है। अगर जीव तरल पदार्थ में नहीं है, सूख गया,
तो मृत कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो मृत था क्योंकि उसका जीव द्रव सूख गया था, और जो लेवेनहॉक ने कोशिका को खोज किया था वो जीवित था क्योंकि इसमें जीव द्रव था, और इसने जीवाणु खोजा था। जीवाणु क्योंकि यह सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ खोजा था, प्रोटोजोआ। ये दोनों लेवेनहॉक ने किया था। ये एक कोशिकीय जीव है जो कि लेवेनहॉक को जाता है। फिर आया केंद्रक का खोज। केंद्रक का खोज किसने किया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये कब किया था? 1831 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने देखा कि केंद्रक कोशिका के बीच में कुछ है जो कि बहुत छोटा है, और इसी को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। उसका नाम था केंद्रक, जो कि 1680 ईस्वी में हुआ था। ओके, फिर आता है कि इसका सिद्धांत आता है। इसका सिद्धांत कौन दिया था? कोशिका सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत 2 आदमी दिया था। एक था स्लाइडेन, एक था स्वाम। इसका सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। सिद्धांत तो 2 व्यक्ति ने दिया था। एक था स्लाइडेन एवं स्वान। एक कोशिका सिद्धांत दिया था संभवतः 1838-39 में। इसका सिद्धांत यह है कि जीवों का शरीर कोशिका से बना होता। पहले तो यह था कि जीवों का शरीर कोशिका से बना होता। 3-4 पॉइंट इन्हें बताया था कि जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि जीवों का शरीर बनने की प्रक्रिया एक ही कोशिका से होता है, मतलब शुरुआत एक ही कोशिका से होता है। तीसरा ये बताया कि कोशिका जो कि अपने आप में जिंदा रह सकते हैं, उसको किसी को ज़रूरत नहीं होता। मतलब कोशिका से होता है तो जिंदा रह सकता है। जैसे एक कोशिका चाहेगा ना, जैसे हाथ का कोशिका चाहे कि अपने हम जिंदा रहें सब कुछ छोड़ के, तो जिंदा रह सकता है, लेकिन उस मिलकर काम करता है। मतलब कोशिका से होता है तो जीवित रह सकता है, लेकिन वो मिल के काम करता है। और चौथा यह बताया था कि कोशिका विभाजन जिस भी प्रक्रिया से होता है, मतलब नया कोशिका का निर्माण, चौथा पॉइंट बताया कि नया कोशिका के निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मतलब नया कोशिका में केंद्रक का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। इन्हें चौथा बताया था, चौथा पॉइंट ये बताया था। फिर आता है 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव को खोज किया। जो कोशिका में जो लिक्विड पदार्थ रहता है उसे जीव द्रव कहते हैं। तो जीव द्रव को खोज किया था, और नाम भी जीव द्रव का पुरकिंजे ने दिया था। फिर आता है 1846, जिसमें एक वैज्ञानिक थे वॉन मोल। इसने भी जीव द्रव खोजा, जो कि नाम पहले से दिया जाता। तो ये पूछेगा कि जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे। नाम कौन दिया था? पुरकिंजे। अगर पुरकिंजे ऑप्शन न रहेगा तो वॉन मोल का नाम होगा। तो अभी कोशिका विकास ही देख रहे हैं। फिर आया 1855 ईस्वी। 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चॉव ने
यह बताया कि नया कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका का विभाजन के स्वरूप होता है। मतलब पुराने कोशिका का विभाजन से बनता है। मतलब ये बताया कि नया कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होते, पहले स्लाइड में हमने 1838 में यह बताया था कि जिस कोशिका का विभाजन जिस भी प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन ये रुडोल्फ विर्चोव ने यह बताया 1855 ईस्वी में कि नया कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से विभाजन के स्वरूप होता है, जो कि नया कोशिका का निर्माण होता है। फिर 1861 में मैक्सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी यानी जीव द्रव थ्योरी दिया था। उसने यह बताया था कि यह पिंड के समान होता है, जो कि एक फ्लॉप हो गया था। फिर विज्ञान के जगत में एक ऐसा दौर हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया गया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज 1931 AD में किया था, जो कि एमनॉल और इरस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और आगे चलकर विज्ञान के बहुत सारा तेजी से काम होने लगा। फिर इसका विकास क्रम तो पढ़े हैं। अब कोशिका को समझते हैं कि आखिर कोशिका में होता है क्या जिससे यह दुनिया में जीवन बने। तो ये कोशिका, तो इसके पढ़ने के लिए पहले इसका विभाजन करना पड़ेगा। तो ये तो विभाजन मतलब किस चीज़ के पढ़ेंगे, इसके लिए इसके विभाजन। तो कोशिका सर्वप्रथम 2 भागों में बढ़ता है, जो कि एक कोशिका झिल्ली और दूसरा जीव द्रव। इसमें पूरा है वह जीव द्रव। तो कोशिका का विभाजन करने के लिए कोशिका झिल्ली जो ये वाला है और जीव द्रव जो कि इसका बीच में जितना भी सारा है सब जीव द्रव है। फिर जीव द्रव को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पढ़ने के लिए सिर्फ एक केंद्रक जो बीच में छोटा आकार का रहता है, गोलाकार आकार का, केंद्रक कहते हैं। और एक ठो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच ये संरचना, इसको कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। फिर से पढ़ने के लिए कोशिका को 2 भागों में बांटा जाता है। वैसा जीव जो कि मतलब वैसा पदार्थ जो कि जीवित होता है, वह विभाजन करता है, वह टूटे फूटे अंगों को अपने स्वतः ठीक कर लेता है। वैसे पदार्थ कहते हैं ऑर्गेनॉइड, जो कि मृत होता है, निर्जीव होता है और वह टूटे फूटे भाग को रिपेयर नहीं करता, उसे कहते हैं मेटाप्लास्ट। तो वह कौन कौन सा अंगक है इसको बारे में जानेंगे। तो ऑर्गेनॉइड में आएगा ऑर्गेनॉइड ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा का लाइसोसोम, तीसरा का राइबोसोम और बहुत सारा राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आएगा जो कि विभाजन नहीं करता, जैसे कि राजधानी, वोक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि बहुत सारा। तो एक एक चीज़ को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले बता दिए हैं, अगर जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता उसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को पढ़ते हैं। ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली बाहरी सतह, कोशिका को बाहरी एक प्रकार का झिल्ली रहता है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसकी मोटाई
75 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि यह आकार देता है, कार्य एवं आकृति प्रदान करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह बना किस चीज़ का रहता है? तो यह लिपिड और प्रोटीन का बना रहता है, लिपिड और प्रोटीन का बना रहता है, लिपिड और प्रोटीन का बना रहता है। ये चयनात्मक है। ये झिल्ली है जो कि अर्धपारगम या चयनात्मक कहने का तात्पर्य है कि जो ये झिल्ली है सभी पदार्थ को अंदर नहीं आना देता है। जैसे बाहर से अगर कोई पदार्थ आना चाहेगा तो ये पहले उसका आइडेंटिफाइड करेगा कि कौन आ सकता है, ये अंदर आ सकता है या नहीं, और जिसको अंदर आने का ये अलाउ देगा वही अंदर आ सकता है। और अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो इसी रोकेगा। अगर इसका कोई काम लायक है तो इसका बाहर नहीं जाने देगा। यानी ये चयनात्मक है, सिलेक्टेशन मतलब सिलेक्ट करके भेजता है। और अर्धपारगम है, मतलब सभी पदार्थ को आने और सभी पदार्थ को जाने नहीं देगा, जिसे अर्धपारगम कहते हैं। जिसे अर्धपारगम एवं चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, इसके बारे में 2 मॉडल दिया, मतलब वैज्ञानिक तो 3 है लेकिन 2 मॉडल दिया। एक 1993, एक 1872। 1993 में एक रॉबर्टसन था, रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक, इसने दिया है यूनिट, याद कीजिएगा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसमें इसका कहना है कि कोशिका झिल्ली 3 परत से बना होता है। इसमें 2 प्रोटीन होता है और एक लिपिड होता है, यानी जैसे लिपिड प्रोटीन। तो इसमें 2 ऊपर नीचे जो प्रोटीन का बना रहता है, नीचे लिपिड का बना रहता है, जो कि 20 एंगस्ट्रॉम ये मोटा रहता है, 20 एंगस्ट्रॉम ये मोटा रहता है, और ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटा लिपिड रहता है इसका। और इसके बारे में 2 वैज्ञानिक ने दिया गया था, एक सिंगर और दूसरा है निकोल्सन। सिंगर तथा निकोल्सन, इसने यह बताया कि 2 लिपिड रहता है, यानी इसका उल्टा है, विपरीत, 2 लिपिड का बना रहता है और ये गोलाकार प्रोटीन का बना रहता है। इसका सेम उल्टा है, लेकिन ये माना जाता है, ये भी माना जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसका कार्य क्या है? तो इसके आकार प्रदान करता है, यह अर्धपारगम है, ये चयनात्मक है, चयन करके भेजता है, तथा ये इसमें अगर एक जैसे जीव अगर एक कोशिकीय का हो, जैसे अगर जीव एक कोशिकीय हो तो इसमें सीलिया, फ्लैजेला तथा प्रचलन अंग उत्पाद रहता है। सीलिया तथा फ्लैजेला उत्पाद, इसमें प्रचलन अंग रहता है। मतलब अगर एक कोशिकीय जीव में इसी के सहारे चलता, मतलब इसी का बाहर सीलिया फ्लैजेला निकला रहता है, और इसमें ही विसरण पराशरण की क्रिया होती है। विसरण पराशरण जैसे समझ ही चुके हैं, विसरण पराशरण इसके बाद चर्चा करेंगे। तो विसरण कोई अंदर से पदार्थ बाहर आ रहा है, इसको विसरण कहते हैं, और पराशरण में इसका उल्टा, पराशरण से पानी का आदान प्रदान होता है। तो ये समझिए कोशिका झिल्ली, ये 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है, इसका आकार एवं सुरक्षा प्रदान करता है, यह अर्धपारगम झिल्ली होता है, ये चयनात्मक झिल्ली होते हैं। इसके बारे में 2 मॉडल दिए हैं, 1953 में रॉबर्टसन दिए हैं, 1972 में सिंगर तथा निकोल्सन दिए हैं। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिए हैं और सिंगर निकोल्सन इसका मॉडल था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सॉरी दोस्तों, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इन दोनों ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, इसने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। इसका 3 परत था, जिसमें 2 प्रोटीन, एक लिपिड, बीच एक लिपिड था,
और इसमें दो लिपिड था, एक बीच में गोलाकार प्रोटीन था, और इसका आकार प्रदान करना अर्ध पारगम है, जो कि बताइए इसमें सीलिया तथा फ्लैजेला जो प्रचलन अंग होता है, इसमें विसरण तथा प्राशन की क्रिया इसी में होता है। तो हमको लगता है कि आपका कोशिका झिल्ली समझ में आ गया होगा। तो अगला कोशिका अंगक में चलता है। अगला कोशिका अंगक है जो कि है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अगला कोशिका भित्ति, यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, और कुछ एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, जैसे काइटिन अगर कवक। कोशिका भित्ति यह पौधों में पाया जाता है, यह निर्जीव होता है, मतलब यह निर्जीव प्रकार का अंगक होता है तथा यह पारगम होता है। पारगम मतलब इससे होकर पदार्थ कोई भी अंदर जा सकता है, कोई बाहर आ सकता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है, तथा हेमी सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज का बना होता है, हेमी सेल्यूलोज का बना होता है। और जो कवक है, इसमें जो कोशिका भित्ति उसको काइटिन से बना होता है, मतलब कवक में जो कोशिका भित्ति रहता है वो सेल्यूलोज से ना बनकर काइटिन से बना होता है। तो इसको भी समझ में आ गया। कोशिका भित्ति इसका ऊपर का आकार का होता है, ये कोशिका भित्ति है। ये पौधे में होता है, ये निर्जीव होता है, ये पारगम होता है। और ये पारगम कोई भी अंदर बाहर इस सेल्यूलोज तथा हेमी सेल्यूलोज का बना होता है। कवक में काइटिन का बना होता है जो कि मृत होता है। तो मेरा हिसाब से कोशिका भित्ति भी समझ में आ गया होगा। तो अगला कोशिका अंगक है जीव द्रव। ये रहा कोशिका, ये केंद्र, ये पूरा है जो जीव द्रव है। जीव द्रव, तो इसका पहला टॉपिक है कि जीव द्रव तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ होता है मतलब इसमें लिक्विड टाइप का रहता है, तरल पदार्थ रहता है ना, उसे रख देना। ये तरल पदार्थ रहता है तथा इसमें 80% तक जल रहता है, तथा इसमें 80% तक जल रहता है। ये अपारदर्शक होता है, अर्ध पारदर्शक, मतलब ये पूरा आर पार इसका दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें 30 प्रकार का तत्व होता है, जिसमें मुख्य है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये 3 प्रकार का मुख्य तत्व है। तो जीव द्रव तरल पदार्थ होता है जिसमें 80% तक जल रहता है, जो अर्धपारदर्शक होता है तथा रंगहीन होता है। रंगहीन होता है और जो 30 प्रकार का तत्व पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जीव द्रव भी समझ में आ ही गया होगा। अब अगला टॉपिक है ER, यानी एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रवी जालिका। ER मतलब जो ये कोशिका है, ये कोशिका केंद्रक, तो ER बिखरे रहते हैं, जो मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये धागे की नली के समान होता है, जो कि एक किसी केंद्रक से जुड़ा रहता है, किसी कोशिका झिल्ली से भी जुड़ा रहता है ER। तो इसका पहला यह नली धागे की नली के समान होता है, धागे के नली के समान होता है। यह कभी कभी
केंद्रक से जुड़ा रहता है, मतलब बहुत सारा बीच में भी रहता है, कोई कोई केंद्रक अथवा कोशिका झिल्ली से भी जुड़ा रहता है। तो यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। ये भी बना होता है लिपिड प्रोटीन का, लिपोप्रोटीन का, तो इसका निर्माण भी लिपोप्रोटीन से होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ ईयर, एक रफ ईयर। स्मूथ ईयर और रफ ईयर ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें राइबोसोम इसमें जो इसमें राइबोसोम सटे रहते हैं। राइबोसोम मतलब छोटा छोटा प्रकार का कण होता है राइबोसोम, इसमें सटे होने के कारण ये रफ हो जाता है, और इसमें कुछ नहीं सटा रहता, इसलिए स्मूथ होता है। इसे एर्गास्टोप्लाज्म कहते हैं, एर्गास्टोप्लाज्म भी कहते हैं, इसे एर्गास्टोप्लाज्म कहते हैं। इसका खोज किया था 3 वैज्ञानिक। पहला है फूलर, दूसरा है पोर्टर, तीसरा क्लाउड, जिसने फिर आगे जाके 2 वैज्ञानिक इसे नामकरण किया, एक था पोर्टर, एक था कलमैन। इसका नामकरण पोर्टर तथा कैलमैन ने दिया था। फिर इसका कार्य पर चर्चा कर लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है। जो कार्य होता है यह केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है, और यह बहुत जैसे हमारी हड्डी की संरचना की तरह से होता है, पूरा बिखरे हुए, तो इसे कंकाल भी कहा जाता है, कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। कंकाल भी कहा जाता है। या जो स्मूथ ईयर होता है, स्मूथ ईयर वह बस कोलेस्ट्रॉल वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, और जो रफ होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण भी के बारे में बताते हैं। जो स्मूथ ईयर वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, और आप प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हम जो शरीर में खाना खाते हैं प्रोटीन के तौर पर, जो दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, वो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं रहता है, उसको तोड़ कर हमारे शरीर का ये राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। इसी कारण इसे संश्लेषण कहते हैं। यह मुख्य कार्य परिवहन करता है, इसका मुख्य कार्य कोशिका में परिवहन का करता है, जो कि प्रोटीन का रहता है। मतलब प्रोटीन का परिवहन ही ईयर का मुख्य कार्य होता है। मुख्य कार्य प्रोटीन का होता है, तथा यह वैसी जगह पे ज़्यादा रहता है जहाँ की श्रवण हो, विसरण हो, नहीं श्रवण हो, अवशोषण हो तथा श्रवण हो। अवशोषण, श्रवण, अवशोषण, श्रवण तथा विसरण, वह वैसी जगह पर ज़्यादा रहेगा ईयर, जहाँ की प्रोटीन, वसा और हार्मोन का संश्लेषण होता है।
तो अब ईआर कंप्लीट हो गया। ईआर के बारे में 2-4 टॉपिक बात करते हैं। यह नलियों के समान होता है, यह नलियों के समान धागे होते हैं जो कि कभी कभी प्रोटीन कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं और केंद्रक से जुड़े होते हैं। ये लिपोप्रोटीन का बना रहता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ में बसा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है, रफ में राइबोसोम और सटे रहने के कारण इसे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका खोज फुलन क्लाउड तथा पोर्टर ने किया था, तो जो आगे चल के इसका नामकरण पोर्टर तथा कैलमन ने दिया था। इसे एर्गोस्टोप्लाज्म भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का परिवहन करना, और यह उन जगहों पर ज़्यादा रहता है जहाँ बसा प्रोटीन हार्मोन का संश्लेषण होता है। यकृत में जो यह रहता है बसा स्मूथ वह विष सांप के विष को भी कम करने की क्षमता रखता है। फिर अगला टॉपिक है हमको राइबोसोम। अगला टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम हमारे केंद्रक में छोटे छोटे मतलब हमारे कोशिका में छोटे छोटे या समूह तथा छोटे छोटे समूह तथा ईआर से जुड़े रहते हैं। जैसे रफ ईआर से जुड़े रहते हैं, उसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम मतलब ये छोटे छोटे होता है, ये मतलब कोशिकांग में सबसे छोटा होता है। ये कोशिकांग सबसे छोटा होता है तथा झिल्ली विहीन होता है। झिल्ली मतलब यह कोशिका राइबोसोम सबसे छोटा होता है तथा इसमें कोई सी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। और ये कोशिकांग में लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह से जितना भी कोशिकांग है इसमें सबसे छोटा तथा इसमें झिल्ली नहीं होता। यह जो समूह में रहता है, जैसे गुच्छे में रहता है, गुच्छे में रहता है, उसे पॉलीसोम कहते हैं। यह जो गुच्छे में रहते हैं पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम ये मतलब जो बिखरे रहते हैं गोलाकार जो सटे रहते हैं, लेकिन जो गुच्छे में रहते हैं उसे पॉलीसोम कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये बना किससे रहता है। तो ये RNA प्लस प्रोटीन का बना रहता है। ये RNA प्लस प्रोटीन का बना रहता है। ये गुच्छे में रहता है जो पॉलीसोम कहते हैं। झिल्ली विहीन रहता है, इसमें झिल्ली नहीं रहता, सबसे छोटा रहता है। इसके 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। 70S तथा 80S। 70S में 2 यूनिट रहता है जो कि 30S, 30S और 50S। और ये नहीं बोलिएगा कि इसका ऐड करने पर 80S होता है, नहीं, इसका नाम है 30 और 50। 30S और 50S जो 70 का रहता है और 80 का रहता है 40S तथा 60S। ये दोनों से ये बना रहता है। इसका खोज कौन किया था? इसका पादप में खोज किया था, पादप में रॉबिन्सन तथा ये जंतु में पलाइडे। ये दोनों खोज किया था। एक पादप में रॉबिन्सन किया था और जंतु में पलाइडे किया था। लेकिन इसका नामकरण था जो कि रॉबर्ट ने किया था। खोज किया था पादप में रॉबिन्सन और जंतु में पलाइडे, तो नामकरण इसका रॉबर्ट ने किया था। इसी कारण इसे पलाइडे कण भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करना। इसका प्रोटीन का निर्माण करना कार्य, प्रोटीन का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए इसी प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम का प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। तो सब समझ ही गए होंगे कि यह सबसे छोटा होता है, झिल्ली विहीन होता है, ये RNA तथा प्रोटीन का बना रहता है। ये इसके छोटे छोटे कहीं पे गुच्छा का आकार होता है, कहीं पे ऐसे बिखरे रहता है, कहीं पे ER रहता है। तो इसी गुच्छे के जो समान होता है वो mRNA मैसेंजर RNA के धागे से बंधे रहते हैं, ये गुच्छे वाले। इसका ये दो यूनिट हो 70S 80S। 70S का 2 यूनिट से बना होता है 30S और 50S। जो 80S रहता है उसे 40S और 60S रहता है। फिर इसका खोज पादप कोशिका में रॉबिन्सन किया था, जंतु कोशिका में पलाइडे किया था, नाम इसका रॉबर्ट किया था। यह प्रोटीन का
ये प्रोटीन निर्माण कारण इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। इसे प्लेडे कण भी कहते हैं। यह सबसे छोटा सा झिल्ली विहीन होता है। जितने भी कोशिका अंगक है इसमें सबसे छोटा तथा झिल्ली विहीन होता है। तो राइबोसोम के बारे में समझ ही गए होंगे। अब अगला अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोश का सबसे बड़ा अंगक है। जैसे कि राइबोसोम सबसे छोटा था, वैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा अंगक है। यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो दोहरी झिल्ली से बना होता है। और इसके जो आंतरिक में उंगली जैसी संरचना होते हैं, ऐसे होता है संरचना, उसे क्रिस्टी कहते हैं। इसका आंतरिक में जैसे उंगली जैसा संरचना होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें मैट्रिक्स भी भरा रहता है। इसका मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स कोशिकांग में वह सारी जो तरल पदार्थ रहता है, ये मैट्रिक्स किसी भी स्थिति में हो सकता है, तरल भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे उंगली नुमा को क्रिस्टी कहते हैं, और जिससे भरा तरल पदार्थ आता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में बहुत सारा होता है। जैसे डीएनए होता है, इसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी रहता है, इसमें राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम होता है लेकिन 70S का होता है। जैसे बताया था ना कि राइबोसोम 2 यूनिट में रहता है, 80S एक 70S, लेकिन इसमें 70S रहता है। इसमें डीएनए भी रहता है, आरएनए भी रहता है। मतलब ये कोशिका अंगक का सबसे विकसित अंगक है। ये कोशिका अंगक में सबसे विकसित अंगक है। ये सबसे बड़ा होता है। जैसे पादप कोशिका का छोड़ा दीजिए, पादप कोशिका में एक और बड़ा होता है, इससे बड़ा प्लास्टिड रहता है। लेकिन अगर उससे छोड़ दिया जाए तो ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसमें जो उंगली आंतरिक में उंगली जैसी संरचना होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं। उसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में आरएनए, डीएनए, राइबोसोम तथा बहुत सारा तत्व भरा रहता है। मतलब ये सबसे विकसित है। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। रिचर्ड अल्टमैन ने इसका खोज किया था और नाम रखा था बायोब्लास्ट। खोज करके उसका नाम बायोब्लास्ट में रखा था। बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह सबसे बड़ा होता है। यह दोहरी झिल्ली का होता है। इसके अंदर जो उंगली नाम से संरचना होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स बना होता है जिसमें डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम जो 70S का रहता है। इसका खोज अल्टमैन ने किया था जिसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। इससे सबसे बड़ा कोश इसका बेंडा नामक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। इसी कोशिका में श्वसन का प्रक्रिया होता है। श्वसन का सबसे मोस्ट टॉपिक है। श्वसन का प्रक्रिया इसी कोशिका में होता है। श्वसन का प्रक्रिया इसी कोशिका में होता है, जो कि श्वसन के दौरान हमें एटीपी बनता है। श्वसन के दौरान हमें बनता हुआ एटीपी बनता है और एटीपी को इसी में संचित रहता है। इसे बनता है इसी में। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, जो एटीपी की तरह निर्माण होता है और इसे बनता है और इसी में जमा हो जाता है। इसी के कारण इसमें ऊर्जा एटीपी प्रकार से जमा होता है। इसीलिए उस ऊर्जा का गृह कहा जाता है। ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस। एटीपी जमा होने का कारण इसे पावर हाउस भी कहते हैं। और सबसे पहले किंग सबरी ने एक वैज्ञानिक था, किंग सबरी, इसी ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें हो गया टॉपिक कंप्लीट।
तो सबसे बड़ा होता है दोहरी झिल्ली का होता है, इसमें इसका अंग्रेजी नाम क्रिस्टी होता है। इसमें मैट्रिक्स भरा था जिसमें डीएनए आरएनए राइबोसोम 20S का होता है। खोज अल्टमैन ने किया था जिसका नाम बायोब्लास्टर का था। बेंटा नामक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का था। श्वसन की प्रक्रिया से एटीपी की तैयारी होता है और एटीपी इसमें जमा होने के कारण इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। किंग सबरी वैज्ञानिक था, किंग सबरी ने यह बताया कि कोशिकीय श्वसन इसी में होता है। डेट्स ऑल। अब आता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी यह कोशिका के अंदर मुड़े हुए छड़, जैसे ये कोशिका है जिससे मुड़े हुए छड़ के समान आकृति होता है। मुड़े हुए छड़ के समान होता है, मुड़े हुए छड़ के समान दिखाई देता है। ये कोशिका के जो बीच में आकृति ये मुड़े हुए छड़ के समान दिखाई पड़ता है। जो पादप कोशिका में यह गोल्जी बॉडी होता है मुड़े हुए छड़ के समान, उसे पादप कोशिका में कहते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम जो पादप कोशिका मुड़े हुए छड़ के समान आकृति गोल्जी बॉडी को दिखाता है उसे डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम इसे डाल्टन तथा फेलिक्स वैज्ञानिक ने फेलिक्स वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा। पहला जो मुड़े हुए छड़ रहता है उसे सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। दूसरा इसमें वोगेल्स भी पाया जाता है, रसधानी, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी का संतुलन बनाए रखता है। इसमें बड़ा रसधानी भी पाया जाता है और इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है। जैसे तीसरा में छोटी ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स, छोटी ट्यूब या छोटी वेसिकल्स, इसको 3 भागों ने बांटा है, डाल्टन तथा फेलिक्स में। ये मुड़े हुए छड़ के समान दिखाते हैं, इसे पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहते हैं। डाल्टन तथा फेलिक्स ने इसे 3 भागों में बांटा है, सिस्टर्नी, बड़ा रसधानी, छोटी ट्यूब्यूल्स तथा वेसिकल्स। इसका खोज इटली के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, तंत्रिका और न्यूरोलॉजिस्ट जो तंत्रिका कोशिका पर विज्ञान थे, तंत्रिका कोशिका में गोल्जी बॉडी का खोज किया था। उसके नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का खोज किया था तथा इसका नाम कैमिलो गोल्जी ने इसका नाम आंतरिक जालिका बत उपकरण नाम दिया था, जो कि आगे जाके आधुनिक वैज्ञानिक ने इसे गोल्जी बॉडी नाम दिया। इसका कार्य पैकेजिंग करना। जैसे किसी वस्तु को कैसे पैकेजिंग करते हैं, पैकिंग करना, फिर स्टोर करना, कि पैकिंग करके स्टोर, किसी को जमा करना, फिर खोल देना यानी श्रवण करना, ये चारों बड़ी फैला देना। तो यह पैकेजिंग का काम करता है। पैकेजिंग तथा जमा करना, पैकेजिंग, स्टोर, पैकेजिंग करना, जमा करना तथा श्रवण करना, इसका 3 कार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि लाइसोसोम कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी महत्वपूर्ण अंगक है, जो कि ये निर्माण करता है। लाइसोसोम का यही गोल्जी बॉडी निर्माण करता है तथा यह ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी जो कि मुड़ी हुई छड़ के समान दिखाई देते हैं, इसे पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहते हैं। डाल्टन तथा फेलिक्स ने इसे
3 भागों में बांटा गया था, एगो सिस्टर्नी, एगो बड़ा रसधानी, वो छोटी ट्यूबुल्स या वेसिकल्स। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया, जो इटली के न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी तंत्रिका कोशिका पर कार्य करने वाला था। उसका नाम आंतरिक जालिका बत उपकरण गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी ने आंतरिक जालिका बत उपकरण नाम दिया था, जिसको आगे जाके वैज्ञानिक ने गोल्जी बॉडी नाम दिया था। कार्य इसका यह कि ये पैकेजिंग करता है, ये जमा करता है, ये श्रवण भी करता है। लाइसोसोम, यह सबसे महत्वपूर्ण अंग लाइसोसोम का निर्माण करता है। यह ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का भी निर्माण करता है। तो अगला कोशिका अंग है लाइसोसोम। और हाँ, नोट करते चलिएगा, जो आ रहा है जो तो ठीक बात है, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको नोट करने चलिएगा, उसको रटिएगा। फिर लाइसोसोम ये लाइसोसोम थैली के समान संरचना होता है। जैसे लाइसोसोम थैली का समान संरचना होता है, थैली जो मतलब सभी कोशिका में एक ही प्रकार का थैली रहता है। जैसे लाइसोसोम सभी कोशिका में एक ही प्रकार, जो बहुरूपता को भी दर्शाता है। तो थैली के समान दिखाई पड़ता है। इसमें जिसका हर एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक प्रकार का इसमें एंजाइम पाया जाता है। इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब हर एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि इसका मन करेगा तो मतलब इसका ब्लास्ट कर देगा और पूरा कोशिका को मार देगा। अगर लाइसोसोम को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है तो ये अपने मार के खुद सब कोशिका को ख़त्म कर देता है। इसलिए इस आत्महत्या की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ऐसे कि इसका अगर थोड़ा सा भी पता चल गया कि कोशिका में कुछ सूक्ष्मजीव आ गया है, यानी कुछ आ गया, तो ये अपने ब्लास्ट होकर अपने भी मरेगा और कोशिका को पूर्ण समाप्त कर देगा। इसका खोज किया था डी डूबे ने 1958 ईस्वी में, इसको लेकर नोबेल भी मिला था 1972 ईस्वी में। आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसका खोज डी डूबे ने किया था 1998 में। इसका नोबेल पुरस्कार मिला था 1972 में। इसका कार्य एक तो यह है कि यह आत्महत्या की थैली, मतलब इससे जानकारी होने पर यह ब्लास्ट होकर खुद भी ब्लास्ट कर देता है और बहुत कोशिका भी मार देता है। फिर यह मतलब सूक्ष्मजीव को पाचन डाइजेस्ट भी करता है। जैसे ये अनचाहे सूक्ष्मजीव आ गया, अनचाहे कुछ भी टूटे फूटे हैं, इसको पाचन भी कर लेता है, सूक्ष्मजीव को पाचन करता है। ये जीव इस सूक्ष्मजीवों से बचाता भी है, ये सूक्ष्मजीव से बचाता है। लाइसोसोम यह पादप कोशिका में बहुत कम पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम कंप्लीट, यह थैली की समान संरचना होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरा रहता है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका खोज डी डूबे ने किया था 1998 में, जिसको लेकर नोबेल पुरस्कार 1972 से मिला था। कार्य है कि ये पाचन भी करता है, जैसे अनचाहे पदार्थ को पाचन भी करता है। अब चौथा है वॉक्यूल्स, यानी राजधानी, नहीं प्लास्टेड यानी लवक। तो लवक सिर्फ पादप कोशिका में रहता है, यह जंतु कोशिका में नहीं रहता है। पादप प्लास्टेड सिर्फ पादप कोशिका में रहता है, जंतु कोशिका में नहीं रहता। पादप कोशिका में जैसे पौधे में ही रहता, जंतु कोशिका में यह नहीं रहता प्लास्टेड। इसको मतलब विशेष प्रकार का वर्णक पाए जाते हैं।
वर्णक, जिसके हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भाग। पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक। इसमें 3 प्रकार का लवक रहता है। हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और अवर्णी लवक जिसे लियोप्लास्ट कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हरित लवक। हरित लवक हरित लवक, पहले हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं। हरित लवक यह सिर्फ पादप में ही रहता है, ये तो बता दिए। यह इसमें क्लोरोफिल भी रहता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल होने के कारण, मतलब इसमें एक प्रकार का खास एंजाइम पाया जाता है क्लोरोफिल, इसके कारण इस प्रकाश संश्लेषण भी करता है। इसका संरचना होता है कि प्लास्टिड है, जो सबसे बड़ी है, मतलब सबसे बड़ा कोशिका तो ये कोशिका अंग है। लेकिन हरित लवक, ये अगर ये हरित लवक है, ये दोहरी झिल्ली का रहता है। हरित लवक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का रहता है, तो हरित लवक भी दोहरी झिल्ली का रहता है। इसका स्टार्टिंग में जो ये झिल्ली है, ये कहते हैं स्टोमा। ये अगर क्लोरोफिल है तो इसे कहते हैं स्टोमा, और इसके बीच में महीन महीन धागे के समान पाया जाता है, इसे कहते हैं स्टोमा लेमली। स्टोमा लेमली, और इसे जो लेमली रहता है, स्टोमा लेमली, थैली के समान इसमें सटे रहते हैं, इसका कहते हैं थाइलेकोइड। और इसका समूह रहता है, जैसे ये थाइलेकोइड है, इसका समूह में रहता है, तो इसका समूह को कहते हैं ग्रेनम। और थाइलेकोइड जैसे ये है, तो थाइलेकोइड में बिंदु का समान होता है, इसी में रहता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाता है। तो इसका यही क्लोरोफिल से याद रखिएगा, ये हरित लवक, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसे बाहरी झिल्ली को स्टोमा कहते हैं, इसके मेन धागे स्टोमा लेवली कहते हैं। इसमें थैली के समान संरचना होती है, थाइलेकोइड कहते हैं। इसका समूह, थाइलेकोइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। थाइलेकोइड में ही छोटे छोटे महीन महीन आकार का पदार्थ आते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहता है, और यह प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाता है। उसके बाद दूसरा हरित लवक, एक वर्णी लवक हो गया। वर्णी लवक ये उन जगहों पर पाया जाता है जहाँ की हरा रंग नहीं होता। इससे कोई भी रंगीन जगह पर यह पाया जाता है। इसमें हरा रंग नहीं रहता, ये वसा में घुलनशील होता है। इसके बाद में चर्चा करेंगे किसे कहते हैं। आप ये याद रखिए कि ये वर्णी लवक होता है, जो वसा में घुलनशील होता है। ये हरे रंग के छोड़ के सभी भाग में ये वर्णी लवक पाया जाता है। जैसे कि गाजर में, गाजर का रंग तुम देखोगे कि गाजर में कैरोटीन होता है, कैरोटीन। पपीता में कैरिका जंथोन। हल्दी में जंथोफिल नामक वर्णी लवक होता है। फिर सेब में एंथोसाइनिन नामक लवक, वर्णी लवक रहता है। फिर टमाटर में होता है लाइकोपेनिन
ये बर्नी लवक, ये बर्नी लवक वैसे जगह पर रहता है जहाँ की हरा रंग नहीं होता, बाकी सब रंग में बर्नी लवक रहता है। जैसे गाजर में कैरोटीन वर्णक, पपीता में कैरिका जेंथो, हल्दी में जेंथोफिल, सेब में एंथोसाइनिन, टमाटर में लाइकोपेनिन। और बर्नी लवक अवर्णी लवक वैसे जगह पर रहता है जहाँ की सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़ में रहता ना, जैसे कि सेब ना नीचे से उगने वाले जितना भी फल है, जैसे आलू, प्याज, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश का किरण नहीं जाता वहीं पे ये अवर्णी लवक रहता है। इसका मुख्य कार्य है खाना को स्टोर करना। तो हो गया। अब आगे एक तो और पढ़ेंगे, इसको नाम है रसधानी। वोकल्स, रसधानी। तो ये भी थैली के समान होता है, ये भी थैली के समान रहता है तथा ये जंतु में पादप कोशिका में बहुत बड़े बड़े रहते हैं। ये थैली के समान होता है, पादप कोशिका में बड़ा रहता है तथा जंतु कोशिका में छोटा रहता है, कम रहता अथवा नहीं रहता। ये रसधानी तो पादप कोशिका में बड़ा रहता है और जंतु कोशिका में छोटा रहता है। और जंतु कोशिका में नहीं भी रह सकता, कोई बड़का बात नहीं है। तब पादप कोशिका में जो ये थैली के समान संरचना होता है, इसका झिल्ली के टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका झिल्ली का टोनोप्लास्ट कहते हैं पादप कोशिका के, जो कि इसमें कोशिकीय रस भरा रहता है, कोशिकीय रस भरा रहता है जो कि जीव द्रव का निर्माण करता है। रसधानी वोक्यूल्स थैली के समान पादप कोशिका में बड़ी रहती है और बहुत सारी रहती है। जंतु कोशिका में छोटी रहती है। पादप कोशिका में ये झिल्ली रहता है, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर कोशिका रस भरा रहता है जो जीव द्रव का निर्माण करता है। और बाकी जंतु कोशिका में ये सिर्फ जल को संतुलित करता है। जंतु कोशिका में सिर्फ जल को संतुलित करता है। अब केंद्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कोशिका, इसके बीच केंद्रक रहता है जो कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता। मतलब जीवित केंद्रक में, जीवित कोशिका में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। केंद्रक के ऊपर दोहरी झिल्ली होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के ऊपर दोहरी झिल्ली होता है, दोहरी झिल्ली होते हैं जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ये केंद्रक झिल्ली, इसके बीच का खाली स्थान, इसका बीच का खाली स्थान कोशिका जीव द्रव है, एक कोशिकीय द्रव है। तो ये इसमें बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER, जो कि बाहरी झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक, कोशिका झिल्ली तक जुड़ा रहता है। और जो नीचे केंद्रिका से जो जुड़ा रहता है उसे कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। इसको क्रोमेटिन जालिका, और इसमें पदार्थ आता है और बाहर आ सकता है। ये भी अर्धपारगम होता है तथा चयनात्मक होता है। इससे लेकर पदार्थ, अब ये जो क्रोमेटिन जालिका है,
पहले केंद्रक द्रव के बारे में पता कर लेते हैं। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव में बहुत सारे एंजाइम होता है, जैसे कि RNA, DNA और क्रोमैटिन जालिका। बहुत सारे एंजाइम होता है, RNA, DNA और अन्य एंजाइम होता है, और तत्व भी बहुत रहता है। ये जो क्रोमैटिन जालिका, जैसे DNA या RNA किसी मतलब कोशिका का विभाजन होता है तो ये छड़ के समान हो जाता है, जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। क्रोमैटिन जालिका। क्रोमैटिन जालिका दो प्रकार के होते हैं। एक तो बिखरे रहते हैं, जो ढीले रहते हैं, बिखरे भी रहते हैं, ढीले रहते हैं, और एक सख्त रहते हैं, सघन, सख्त। जो बिखरे रहते हैं, ढीले रहते हैं, उसे कहते हैं यू क्रोमैटिन, और जो सघन रहता है तथा सख्त रहता है उसे कहते हैं हेट्रो क्रोमैटिन। बिखरे रहते हैं इसे यू क्रोमैटिन कहते हैं, जो सघन रहता है इसे हेट्रो क्रोमैटिन कहते हैं। ये रहता है सक्रिय, ये रहता है निष्क्रिय। मतलब यही सक्रिय रहता है, ये निष्क्रिय रहता है। इसका जो सघन रहता है इसका कोई काम नहीं है। और ये जो यू है कोशिका का केंद्र में केंद्रिका रहता है, जो कि कोशिका का दिमाग केंद्र के पास होता है। मतलब कोशिका में जितने भी कार्य हो रहा है सब केंद्र की संभालता है। ये जीवित कोशिका में एक भी हो सकते, दो भी हो सकते, तीन भी नहीं भी हो सकते। ये दोहरी झिल्ली का रहता है। इसमें केंद्रक द्रव में RNA तथा DNA रहता है, जो कि ये क्रोमैटिन जालिका है। ये एक कोशिका झिल्ली से भी जुड़े रहते हैं और केंद्रक झिल्ली से भी जुड़े रहते हैं। बाहरी केंद्रक झिल्ली से जुड़ते हैं। जो अंदर होता है उसे क्रोमैटिन जालिका, अंदर के झिल्ली को क्रोमैटिन जालिका से घिरे रहते हैं। क्रोमैटिन जालिका दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिखरे तथा ढीले रहते हैं, एक तो सघन तथा सख्त रहते हैं। जो बिखरे तथा ढीले रहते हैं उसे यू क्रोमैटिन कहते हैं, और जो सघन तथा सख्त रहता है उसे हेट्रो क्रोमैटिन कहते हैं। यही सक्रिय रहता है, ये निष्क्रिय रहता है। तो ठीक है गाइस, अगला पार्ट आने के लिए ये चैनल, मतलब अगला पार्ट भी इसका दूसरा पार्ट है टिश्यू। और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा ये सेल चैप्टर। अगर अच्छा खासा कमेंट आ गया, कल ऐसे टिश्यू चैप्टर लाने वाला, अगर ये चैप्टर चाहिए ऐसे ही क्लास कीजिएगा एक चैप्टर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टिश्यू कल पढ़ने के लिए। और ऐसे डेली एक चैप्टर का रहेगा। आज पहला दिन है तो आज समझ नहीं आया, कल बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है, थैंक्स।